अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे प्रोस्टेट के न्यूप्लाज़म की, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एडिनोकार्सिनोमा होता है। तो इसमें सबसे पहले इनका इन्होंने इंसिडेंस दिया हुआ है, जो कि अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, कि जो 20% ऑफ द मेल्स हुआ इन देयर 50s एंड 70% ऑफ द मेल्स हुआ इन देयर एजेस ऑफ बिटवीन 70 to 80, उनको ज़्यादातर प्रोस्टेट का कैंसर होता है। मेल्स में ऑब्वियसली प्रोस्टेट कैंसर कॉमन है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में ये देखा गया एक्सपोजर टू कार्सिनोजेंस, एस्ट्रोजेंस एंड ऑक्सीडेंट्स, एंड ऑल्सो आजकल जो ज़्यादातर एनवायरमेंटल फैक्टर देखा जाता है वो है इंक्रीज वेस्टर्न डाइट। ये बर्गर्स, पिज़्ज़ा और ग्रिल्ड फूड, ये जो आजकल ज़्यादा लोग खाने लगे हैं, उसकी वजह से भी प्रोस्टेट कैंसर के ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं। कि देखा गया कंजम्पशन ऑफ अ चार्ड डेड मीट एंड एनिमल फैट्स इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्सिनोजेनिक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक अमाइंस एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बेसिकली कार्सिनोजेंस ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं वेस्टर्न डाइट से, विच क्रिएट्स ऑक्सीडेंट स्ट्रेस इन प्रोस्टेटिक एपिथेलियम। एंड ये भी देखा गया है कि जो इनको डिटॉक्सीफाई कराता है, जो एंजाइम विच इज़ ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज, उसका पॉलीमॉर्फिज्म अगर हो जाए तो उसकी वजह से जो कार्सिनोजेंस हैं इनकी प्रॉपर्ली डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाती है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे। फिर इनहेरिटेड जेनेटिक फैक्टर्स में जो हमारे पास मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड फैक्टर आता है वो होती है ये कहते हैं एक्वायर्ड इनहेरिटेंस ऑफ द जीन BRCA2। BRCA2 की लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की वजह से प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। एंड BRCA2 इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद लिंच सिंड्रोम। उसके अलावा मेल्स हु हैव फर्स्ट डिग्री relatives affected by prostate cancer, they have twofold increased risk of developing prostate carcinoma। एंड एक और ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर की जीन आ जाती है HOXB13। इसमें भी अगर कोई म्यूटेशन आ जाए तो भी प्रोस्टेट का कैंसर डेवलप हो सकता है, क्योंकि ये देखा गया कि जो ये वाली जीन है इट इज़ बेसिकली इन्वॉल्व ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोस्टेट। देन कम्स और एंड्रोजन। ये देखा जाए ये है कि जो हमारे ट्यूमर सेल्स होते हैं प्रोस्टेट के, दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन एंड्रोजन्स, और एंड्रोजन का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है उसका कैंसर की डेवलपमेंट में। कि ये भी देखा गया कि अगर तो एंड्रोजन रिसेप्टर की जो जीन है उसकी एम्प्लीफिकेशन हो जाए, या ऐसी कोई म्यूटेशन हो जिसकी वजह से वो हो कि एंड्रोजन रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन हो रही हो थ्रू नॉन एंड्रोजन लाइगेंड, या एंड्रोजन रिसेप्टर की एक्टिवेशन हो रही हो विदाउट एनी लाइगेंड, लाइगेंड इंडिपेंडेंट एंड्रोजन रिसेप्टर एक्टिवेशन हो रही हो, तो इवेंचुअली हुआ क्या कि जो एंड्रोजन के फर्दर वो होते हैं, हमने जो पीछे देखे थे उनके मतलब पिछली वीडियो में जो हमने पढ़े थे, जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, एज रिजल्ट ज़्यादा प्रोलिफरेशन होगी, जिसकी वजह से फिर कार्सिनोमा कॉज हो जाता है। देन कम्स जो एक्वायर्ड जेनेटिक एंड एपीजेनेटिक ऑल्ट्रेशन। इसमें जेनेटिक है, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। जेनेटिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ योर क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। उस क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट की वजह से होता क्या है कि जो एक कोडिंग सीक्वेंस होता है ETS फैमिली का, दीज आर बेसिकली फैमिलीज ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, उनकी जीन होती है ETS फैमिली, जिसके अंदर ERG और ETV1 आ जाता है। होता क्या है कि ये अपना जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जो जीन है ये डिफरेंट क्रोमोसोम पे होती है, और जो एक एंड्रोजन रेगुलेटेड जीन है प्रोमोटर है बल्कि TMPRSS2, वो अलग जगह पे होता है। ये वाली जो चीज़ है प्रोमोटर है। अब क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट की वजह से होता क्या है कि जो ETS फैमिली की जीन होती है वो इसके सामने आ जाती है बिल्कुल, इट कम्स नेक्स्ट टू द TMPRSS2 प्रोमोटर के। होता क्या है क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट हुई जिससे जो ERG थी इट केम नेक्स्ट टू TMPRSS2 विच इज़ अ प्रोमोटर। अब होगा क्या, जैसे ही इस TMPRSS2 पे एंड्रोजन आके बाइंड करेंगे तो होगा क्या, उससे ये होगा कि एक तो एंड्रोजन्स की अपनी एक्टिवेशन तो होगी, और जो उन्होंने अपने डाउनस्ट्रीम सिग्नल लिंक करवानी वो तो होगी, लेकिन सिंस ERG भी अब इससे साथ अटैच हो गई है, तो एज अ रिजल्ट जब एंड्रोजन रिसेप्टर या एंड्रोजन जब TMPRSS2 पे बाइंड करेंगे, उससे जो ERG फैमिली की प्रोटीन्स हैं और जो उनके डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवेज हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दे वुड बी ओवर एक्सप्रेशन ऑफ ETS टारगेट्स विच विल इवेंचुअली लीड टू proliferation, anti-apoptosis, genomic instability, differentiation, angiogenesis, cell migration and invasion, which all leads to formation of prostatic adenocarcinoma। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसका याद रखना है कि ये क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट होती है विच इज़ एंड्रोजन डिपेंडेंट। इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ भी है कि इट इज़ एंड्रोजन डिपेंडेंट, क्योंकि एंड्रोजन इस प्रोमोटर से जाकर बाइंड करता है, जिसकी वजह से देयर इज ओवर एक्सप्रेशन ऑफ दीज ETS ऑन्कोजीन्स। उसके अलावा और क्या म्यूटेशंस देखी गई हैं कि साइलेंसिंग हो जाए उन जीन्स की विच आर इनकोडिंग P27 इज़ बेसिकली इनहिबिटर ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। जब उसके इनहिबिटर की ही साइलेंस हो जाए, जब या उसके इनहिबिटर ही जब इनहिबिट हो जाए, तो एज अ रिजल्ट साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस को कोई इनहिबिट नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलिफरेशन होती रहेगी और सेल साइकिल जो है वो एक्सेलरेट होती रहेगी। ऑल्सो एम्प्लीफिकेशन ऑफ मिक एंड डिलीशन ऑफ P10 की डिलीशन से ये देखा जाता है कि जो AKT सिग्नलिंग पाथ होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके डाउनस्ट्रीम जो टारगेट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसा रिजल्ट होता क्या है कि देयर इज एक्सेलरेटेड सेल ग्रोथ एंड देयर इज ऑल्सो रेजिस्टेंस टू एंटी एंड्रोजन थेरेपी हम आगे पढ़ेंगे कि जब मेटास्टेटिक कार्सिनोमा हो जाता है प्रोस्टेट का, तब हम उसको देते हैं एज अ मोड ऑफ ट्रीटमेंट। और प्रोस्टेट कैंसर की लेट स्टेजेस में देखा गया है कि TP53 की लॉस ऑफ वही लॉस ऑफ P53 एंड डिलीशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, दीज आर
सम ऑफ द कॉमन जीन्स जो कि एडवांस स्टेज में देखी जाती हैं। तो इन जीन्स के हमको नाम याद रखने होंगे, म्यूटेशंस याद रखनी होगी। एपिजेनेटिक ऑल्ट्रेशंस कौन सी आती हैं? बेसिकली डीएनए मिथाइलेशन ऑफ जीएसटीपी1 जीन एज रिजल्ट डाउन रेगुलेटेड एक्सप्रेशन ऑफ जीएसटीपी1 जीन, जिससे हमने पढ़ लिया था पीछे कि वो वाला जो एंजाइम है ग्लूटाथियोनेस ट्रांसफरेस वो बनेगा नहीं, उसकी वजह से जो कार्सिनोजेंस हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन होगी नहीं। साथ में कुछ और जीन्स जिनकी एपिजेनेटिक चेंजेस देखी गई हैं लाइक रेटिनोब्लास्टोमा, CDKN2A, योर डीएनए रिपेयर जीन्स लाइक MLH1, MSH2 एंड APC। अच्छा, जो प्रोस्टेट का लीजन होगा ना वो बिल्कुल एकदम से डेवलप नहीं होगा क्या? सबसे पहले एक प्रिकर्सर लीजन बनेगा विच इज़ नोन एज प्रोस्टेटिक इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया, एंड देन उसके बाद जो प्रोस्टेट कैंसर है वो पहले लोकली अराइज करेगा, फिर वो जब एडवांस हो जाएगा तो वो मेटास्टेसाइज करने लग जाएगा। कि ये इन्होंने यहाँ पे दिखाए हुए भी है फ्लो चार्ट में कि जो भी म्यूटेशंस वगैरह हैं, कार्सिनोजेन से जो भी एक्सपोजर हुआ उससे सबसे पहले इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया बनेगा, एक प्रिकर्सर लीजन। देन हमारे पास लोकलाइज्ड प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा एंड इवेंचुअली मेटास्टेटिक प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा प्रोड्यूस होगा। एंड ये कौन से जोन से अराइज करता है? अराइजेस फ्रॉम द पेरिफेरल जोन। 70% ऑफ द टाइम उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन क्या कहते हैं यही बताया हुआ है कि जो पेरिफेरल जोन है वहाँ से बेसिकली इसका ट्यूमर अराइज करता है, एंड इट इज़ मोस्टली फाउंड एट द पोस्टीरियर लोकेशन ऑफ द पेरिफेरल जोन, जिसकी वजह से इट इज़ ईजिली पैल्पेबल ऑन रेक्टल एग्जामिनेशन। जो इसमें न्यूप्लास्टिक टिश्यूज होते हैं दे आर ग्रिटी एंड फर्म टू पैल्पेशन। हिस्टोलॉजिकली सिंस इट इज़ एडिनोकार्सिनोमा, तो ऐसा एडिनो नेम सजेस्ट कि इसमें हमको ग्लैंडुलर एपिथेलियम मिलता है और हमको ट्यूमर सेल्स की जो अरेंजमेंट मिलती है वो ग्लैंडुलर पैटर्न की मिलती है। जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने याद रखनी थी, जिसके लिए मैंने कहा था कि हमको नॉर्मल हिस्टोलॉजी पता होनी चाहिए, वो ये याद रखनी कि जो आउटर बेजल सेल लेयर होती है दैट इज़ बेसिकली एब्सेंट इन दिस क्या कहते हैं कार्सिनोमा। कि नॉर्मली हमें पता है कि डबल लेयर होती है, इनर कोलमनार आउटर बेजल लेयर। एडिनोकार्सिनोमा के केस में क्या होता है कि जो आउटर बेजल लेयर होती है दैट इज़ बेसिकली एब्सेंट, वो नहीं होती। और जो मलिग्नेंट ग्लैंड्स होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड and they are also lacking branching and they are lacking the characteristic papillary infolding। जो papillary infolding हमें नॉर्मल उसमें मिलती थी वो इसमें लैक करी होती है, इसमें एब्सेंट हुई होती हैं। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी होगी। जो साइटोप्लाज्म होता है इट इज़ पेल क्लियर टू डिस्टिंक्टिव एम्फोफिलिक, न्यूक्लिया इनलार्ज्ड होते हैं एंड दे माइट बी कंटेनिंग वन और मोर लार्ज न्यूक्लियाई। ये हमको साइटोलॉजिकल क्या कहते हैं साइटोलॉजिकल या टिपिकल चेंजेस हमको ये मिलती हैं प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा में। लोकली इन्वेट करता है सबसे पहले, जिसमें वो पेरी प्रोस्टेटिक टिश्यू, सेमाइनल वेसिकल्स और बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर को इन्वॉल्व करेगा। और जब इसका मेटास्टेसिस होता है तो ज़्यादातर विसरस को ये अफेक्ट नहीं करता। ये देखा गया कि तो लिम्फेटिक मेटास्टेसिस होता है जिससे ये पैरा एओर्टिक और ऑप्टिडेटर नोड्स में जाते हैं, एंड इसका हीमेटोजीनियस स्प्रेड होता है। जो हीमेटोजीनियस स्प्रेड है दैट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ऑकर्स चीफली टू द बोन में इसका मेटास्टेसिस हो रहा होता है, और वहाँ पर जाके करता है क्या है, इट बेसिकली एक्टिवेट्स या इट इंक्रीजेज द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी का ये मतलब है कि वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बोन डेपोजिशन और बोन फॉर्मेशन होने लग जाती है। और किन बोन्स में ज़्यादा देखा जाता है अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज इन लंबर स्पाइन, फिर उसके बाद प्रॉक्सिमल फीबर, देन पेल्विस, देन थोरेसिक स्पाइन एंड देन रिब्स। इन बोन्स में सबसे ज़्यादातर हमको हीमेटोजीनियस स्प्रेड और बोन मेटास्टेसिस मिलता है। जब हम हिस्टोलॉजिकली चेक कर रहे होते हैं तो हमको जो स्ट्रोमा मिलता है वो काफ़ी स्केंटी सा मिलता है। और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट मिलती है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जिसको मैं अभी आगे समझाऊंगा ग्लीसन ग्रेडिंग से, कि मेलिग्नेंट ग्लैंड्स आर फाउंड टू बी एडमिक्स्ड विद न्यूमरस बिनाइन ग्लैंड्स। इसमें हम जो इम्यूनोहिस्टोकेमिकल मार्कर यूज़ करते हैं दैट इज़ योर AMACR विच इज़ योर अल्फा मिथाइल एसाइल कोएंजाइम ए रेसमेस, जो कि अपरेगुलेटेड होता है प्रोस्टेट कैंसर के केस में, और 82 to 100% ऑफ टाइम हमको पॉजिटिव ही मिलता है। इससे रिलेटेड हमको फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये एज क्या कहते हैं मार्कर यूज़ होता है स्टेनिंग में। एंड ये देखा गया है कि 80% ऑफ द टाइम जो हमारे पास केसेस होते हैं वो ज़्यादातर उसके होते हैं प्रोस्टेटिक इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया के होते हैं। अब जो प्रोस्टेटिक इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया है इसकी जो साइटोलॉजिकल वो चेंजेस होती हैं दे आर सिमिलर टू द प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा के हमको ब्रांचिंग प्रोस्टेटिक एसिना मिलेंगे लाइन बाय एटिपिकल सेल्स एंड विद द प्रेजेंस ऑफ क्या कहते हैं विद द प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई। लेकिन हाउ डू वी डिफरेंशिएट द इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया विद द मेन कैंसर? वी डिफरेंशिएटेड बाय चेकिंग द बेजल लेयर के बेसिकली जो पिन होता है प्रोस्टेटिक इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया उसके अंदर हमें नज़र आता है कि देयर इज पार्शियल रिटेनमेंट ऑफ द लेयर ऑफ बेजल सेल्स एंड देयर इज ऑल्सो रिटेनमेंट ऑफ एन इंटैक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन। हमको न्यूप्लेजिया में जो इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया होगा प्रोस्टेट का उसमें हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन और हमको जो बेजल सेल लेयर है वो नज़र आएगी। एडिनोकार्सिनोमा के केस में हमको नज़र नहीं आती। So that was important morphology. Now we come to grading and staging. Staging and grading both are important for the prognosis. जो इसकी staging है वो वही TNM वाली यूज़ होती है, उसको बस एक रीड दे दीजिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
ग्रेडिंग इसकी इंपॉर्टेंट है। ग्रेडिंग में हम सिस्टम यूज़ करते हैं ग्लीसन ग्रेडिंग का। अब दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। जो ग्लीसन ग्रेडिंग है बेसिकली इसको हमने इस तरह रखा हुआ है कि हमने 5 ग्रुप्स बनाएंगे हैं ग्लीसन ग्रेड्स की। ग्रुप 1 2 3 4 5 डिपेंडिंग अपॉन द मॉर्फोलॉजी या डिपेंडिंग अपॉन के स्लाइड में या जो बायोप्सी हमने ली है नीडल से उसमें हमको किस तरह की हमको फाइंडिंग्स मिल रही हैं माइक्रोस्कोपिक की स्लाइड में, उसके लिहाज से हमने डिफरेंट ग्रेडिंग की हुई और फिर स्कोर्स किए हुए हैं। 2 से लेकर 10 तक के स्कोर होते हैं, 1 से लेकर 5 तक की ग्रुप्स होती हैं। होता क्या है, होता बेसिकली ये है कि जो ग्रेड 1 है या जो ग्रुप 1 है दैट इज़ योर वेल डिफ्रेंशिएटेड ग्रुप, ये वेल डिफ्रेंशिएटेड ग्रेड। ग्रुप 2 एंड 3 में मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड एंड ग्रुप 4 एंड 5 आर पुअरली डिफ्रेंशिएटेड। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये लिख के याद रख लेनी है। वेल डिफ्रेंशिएटेड इज़ ग्रुप 1 या ग्रेड 1, मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड इज़ ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 एंड पुअरली डिफ्रेंशिएटेड इज़ ग्रेड 4 एंड 5। ग्रुप जो ग्रेड 1 है जो कि बेसिकली वेल डिफ्रेंशिएटेड है उसमें हमारे पास स्कोर्स आ जाते हैं 2 से लेकर 6 तक। 2 और 3 में हमारे पास स्कोर आते हैं 7 और 8 एंड अबव के जो स्कोर है वो हमारे पास आते हैं 4 और 5 में। अब होता क्या है कि हमने ग्रेड 1 को वेल डिफ्रेंशिएटेड कहा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वो जो न्यूप्लास्टिक ग्लैंड्स हमको मिलते हैं दे आर यूनिफॉर्म, दे आर राउंडर इन अपीयरेंस, दे आर पैक्ड इनटू वेल सर्कमस्क्राइब्ड नोड्यूल्स। वेयर एज जो ग्रुप 5 होती है जिसको हमने पुअरली डिफ्रेंशिएटेड कहा हुआ है उसमें हमको कोई ग्लैंड की फॉर्मेशन नहीं मिलती, हमको काफ़ी सारे ट्यूमर सेल्स मिलते हैं विच आर इन्फिल्ट्रेटिंग द स्ट्रोमा एंड दे आर प्रेजेंट इन लेयर्स ऑफ कोर्स शीट्स एंड सॉलिड नेस्ट्स। और इनके दरमियान में जो हमको डिफरेंट पैटर्न्स मिलेंगे उनको हमने ग्रेड दिया हुआ है 2 3 और 4, ठीक है। 1 बीइंग वेल डिफ्रेंशिएटेड कि वो बिल्कुल प्रोस्टैटिक एपिथेलियम की तरह लग रहा है। 5 बीइंग पुअरली डिफ्रेंशिएटेड कि हमको स्ट्रोमा में सारे ट्यूमर सेल्स नजर आ रहे हैं और जितने ग्लैंड्स हैं वो ख़त्म हो गए। और जो इनके दरमियान वाली मॉर्फोलॉजीज़ हैं या जो इनके दरमियान वाली पैटर्न्स हैं वो हमने दिए हुए ग्रेड 2 3 और 4 में। अब ग्रेडिंग कैसे होती है, मैंने पीछे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी वो ये थी कि जो मेलिग्नेंट सेल्स होते हैं दे आर या ग्लैंड्स होते हैं दे आर एडमिक्स्ड विद न्यूमरस बिनाइन ग्लैंड्स। होता है क्या, हमको कभी भी या बायोप्सी में जब हम लेंगे उसकी जब हम माइक्रोस्कोपिकली डिटेक्ट करेंगे कभी भी हमको इस तरह नहीं होगा कि एक ही पैटर्न ज़्यादा मिले। कभी भी तो नहीं, मतलब कभी कभी हो सकता है लेकिन मोस्टली हमको जो मिलता है हमको ये मिलता है कि हमको एक ही पैटर्न सिर्फ नज़र नहीं आता, हमको 2 डिफरेंट तरह के पैटर्न नज़र आते हैं। कि मेलिग्नेंट सेल्स दे आर एडमिक्स्ड विद न्यूमरस बिनाइन ग्लैंड्स के बेसिकली मेलिग्नेंट ग्लैंड्स भी हैं साथ साथ बिनाइन ग्लैंड्स भी हैं। तो हमको जब हम बायोप्सी लेते हैं हमको इस तरह के मिलते हैं कि हमको ये नहीं होगा कि सिर्फ जो ग्रेड 1 है वही सेल्स मिल रहे हो, हमको इस तरह हो सकता है कि हमको ग्रेड 1 वाली सेल्स भी मिल रहे हो, हमको ग्रेड 3 वाले सेल्स भी मिल रहे हो या ग्रेड 2 वाले मिल रहे हो और साथ में ग्रेड 4 वाले भी मिल रहे हो। अब डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा ग्रेड जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट है या कौन सा बेसिकली कौन सा ग्रेड जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रेड। एंड जो दूसरा ग्रेड होता है जो कि बेसिकली सेकंड टाइप ऑफ होता है जो कि इतना प्रेडोमिनेंट नहीं होता उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रेड। उन दोनों के जो स्कोर्स होते हैं उनको हम एडअप करते हैं और एडअप करके फिर हम डिफरेंट ग्रुप्स में डालते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 5 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 2 3 4 5। जो भी मॉर्फोलॉजी आई है ग्रेड 1 बीइंग वेल डिफरेंशिएटेड एंड ग्रेड 5 बीइंग पोorly डिफरेंशिएटेड, जो भी हमको सबसे ज़्यादा जो मिलेगा डोमिनेंट ग्रेड पैटर्न मिलेगा उसको हम प्राइमरी ग्रेड को लेंगे एंड फिर जो उससे नेक्स्ट ज़्यादा डोमिनेंट होगा यानी जो सेकेंडरी ग्रेड होगा उसको हम सेकेंडरी बेसिकली ग्रेड देंगे। उन दोनों के स्कोर्स को एडअप करेंगे, एडअप करके फिर हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डालेंगे। कि लेट्स सपोज हमने कोई ट्यूमर की बायोप्सी की प्रोस्टेट की और हमको ये दो लेट्स सपोज के बीच में इस तरह लाइन बनी हुई, हमको ये 2 पैटर्न्स मिल रहे हैं, ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 3 है, इन दोनों का हमें पैटर्न मिल रहा है। अब हुआ ये कि हमको इसको उस अकॉर्डिंग टू 1 to 5 हमने इसको ग्रुप में डालना है तो हम किस तरह डालेंगे। अगर तो हम हाइपोथेटिकली स्पीकिंग या इस तरह हम इमेजिन करें कि हमको ये वाली जो पैटर्न है ये वाला ज़्यादा मिला और ये वाला पैटर्न कम मिला तो हम ये करेंगे 1, क्योंकि ये वाला पैटर्न ज़्यादा है तो उसको पहले डालेंगे 1 प्लस जो दूसरा मोस्ट कॉमन पैटर्न है ये वाला 3, 1 + 3 किया, आंसर क्या आया, आंसर आया 4। तो 4 विल कम अंडर ग्रुप 1। इस तरह हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं, इस तरह हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं। कि एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ कि लेट्स सपोज़ यहाँ पे ग्रुप 1 वाला नहीं है, लेट्स सपोज़ यहाँ पे है हमारे पास ग्रुप 3 वाला और इधर है हमारे पास ग्रुप 4 वाला। ग्रुप 3 वाला ज़्यादा है, ग्रुप 4 वाला कम है। 3 + 4 करेंगे बनेगा 7। तो 7 को हम किसके अंदर डालेंगे, 7 को हम डालेंगे अंडर ग्रुप 2 या ग्रुप 3।
और इसकी भी ज़रा डिफरेंट, इसकी भी क्या कहते हैं, ये चीज़ याद कर लेनी, इसकी थोड़ी इन्होंने कन्फ्यूजिंग बनाएगी। बेसिकली इसमें यही चीज़ होती है कि जो दो डिफरेंट पैटर्न्स मिल रहे होंगे, जो दो डिफरेंट ग्रेड मिल रहे होंगे, उनको हम एडअप करेंगे, एडअप करके जो स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम डाल देंगे। ग्रुप 1 और ग्रुप 4 और 5 ज़्यादा आसान है, क्योंकि जब भी 8 10 अबव स्कोर आ रहा होगा तो उसको हम 4 और 5 में ही डालते हैं। जो ग्रुप 5 होता है उसमें मेनली जो हमको प्राइमरी ग्रेड मिलता है, जो प्राइमरी ट्यूमर मिलता है, वो ग्रुप 5 वाला ही मिलता है, प्राइमरीली डोमिनेंट। और जो सेकेंडरीली डोमिनेंट मिलता है वो ज़्यादातर 4 या 3 होते हैं। तो इवेंचुअली जो ग्रुप 5 वाला आता है वो आखिरी ग्रुप में ही आता है। और ग्रुप 4 में भी यही होता है कि जो क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो पोलली डिफरेंशिएटेड होते हैं वो हम ग्रुप 4 में डाल देते हैं। ग्रुप 1 आसान होते हैं, ग्रुप 2 और 3 को समझना थोड़ा मुश्किल है। ग्रुप 2 और 3 का बस डिफरेंस ये है कि क्योंकि ग्रुप 2 और 3 में दोनों में 7 नंबर आ रहा होता है। ग्रुप 2 हम उसको तब कहते हैं कि जब जो मोस्ट डोमिनेंट पैटर्न हो वो ग्रुप 3 वाला हो, और सेकेंडरीली डोमिनेंट पैटर्न ग्रुप 4 वाला हो। वेयरएज ग्रुप 3 में हम उसको तब डालते हैं जब प्राइमरीली डोमिनेंट पैटर्न हो 4 वाला एंड सेकेंडरीली डोमिनेंट पैटर्न जो वो 3 वाला। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। उस तरह हम एडअप करते हैं, अकॉर्डिंगली उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डाल देते हैं। ये इनकी बेसिकली ग्रुपिंग होती है। एंड लेट्स सपोज कि अगर तो हमने कोई ऐसी बायोप्सी ली है जिसमें दो डिफरेंट पैटर्न नहीं मिल रहे, एक ही पैटर्न हमें मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस एक ही पैटर्न को खुद से मिला देते हैं, या उस एक ही पैटर्न को हम टाइम्स/2 कर देते हैं। कि लेट्स सपोज यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल में ही दिखाया हुआ है कि सिर्फ हमको ग्रुप 1 वाला पैटर्न मिला तो हमने क्या किया, 1 + 1 कर दिया, इवेंचुअली स्कोर क्या दिया हमने, 2 दिया। या सिर्फ यही वाला पैटर्न मिला तो हमने क्या किया, 3 + 3 कर दिया, स्कोर क्या मिला, 6 मिला। यही वाला पैटर्न मिला तो हमने 5 + 5 कर दिया और ग्लीसन स्कोर क्या दिया, 10 दिया। 2 to 10 इज बेसिकली ग्लीसन स्कोर्स। एंड देन ग्रुप्स हमने अकॉर्डिंगली बनाई हुई। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एंड दिस इज योर ग्लीसन ग्रेडिंग। बाकी जैसे क्लिनिकल फीचर्स हैं वो इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये देखा जाता है कि अगर जो लोकलाइज्ड होगा तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, वरना क्या कहते हैं, हम इसको DRE के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर तो कभी कभी पेशेंट यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स के साथ है, दैन हम उसकी ट्रांसरेक्टल नीडल बायोप्सी के थ्रू डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। PSA विच इज़ और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये याद रखना है कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन इज़ ऑर्गन स्पेसिफिक नॉट कैंसर स्पेसिफिक। कि अगर तो PSA बढ़ा हुआ है इसका ये नहीं मतलब कि उस बंदे को ज़रूरी कैंसर ही कैंसर है, कि उस बंदे को ज़रूर कैंसर ही है। ये भी हो सकता है कि PSA देखा गया प्रोस्टेटाइटिस के केस में, प्रोस्टेट ग्लैंड इन्फॉक्शन के केस में, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ प्रोस्टेट, या नॉर्मल जब मेल इजैकुलेट करते हैं उन केसेस में भी जो PSA होते हैं वो उनके लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यही करना होता है कि पहले हमने अपनी डायग्नोसिस को कंफर्म करना होता है कि वेदर कैंसर इज़ अवेलेबल और नॉट, जो कि हम बायोप्सीज के थ्रू या हिस्टोलॉजिकल उनके बेसिकली इसके थ्रू इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन्स के थ्रू कर लेते हैं। जब लेकिन डायग्नोज हो जाए ना एक दफ़ा कि हाँ कैंसर वाकई में है, देन हम PSA को इंपॉर्टेंस में डालते हैं, देन हम PSA के लेवल्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। और एक चीज़ होती है विच इज़ नोन एज PSA वेलोसिटी। PSA वेलोसिटी इज़ बेसिकली के हाउ मच प्रोस्टेट PSA लेवल्स विड बी या आफ्टर एन ईयर। कि लेट्स सपोज अगर किसी को 2005 में प्रोस्टेट का कैंसर डायग्नोज हुआ तो 2006 में उसका PSA का लेवल क्या था, 2005 का उसका PSA का लेवल क्या था। जो उन दोनों का डिफरेंस होगा वो बेसिकली PSA वेलोसिटी को कैलकुलेट करता है। अगर तो 0.7 से ज़्यादा का डिफरेंस आए विद इन ये PSA के लेवल्स में, कि 0.7 से ज़्यादा बढ़ जाएँ, देन इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। इसका ये मतलब है कि वो जो कैंसर है दैट इज़ बेसिकली इन्वेडिंग या दैट इज़ बेसिकली बिकमिंग मोर एग्रेसिव फॉर्म। तो एक PSA वेलोसिटी की चीज़ थी जो कि इसमें उन्होंने लिखी हुई नहीं थी। आगे उन्होंने ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए हैं कि इफ़ इट्स लोकलाइज्ड एंड वेदर इफ इट्स मेटास्टेसाइज, तो हम क्या देते हैं। अगर तो लोकलाइज्ड ही होता है वो कैंसर तो हम यूजली सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी कराते हैं। सर्जरी में हम क्या कराते हैं, रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कराते हैं, जिसका जो सर्वाइवल रेट है उसकी जो प्रोग्नोसिस है काफ़ी अच्छी है। 90% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं दे सर्वाइव टिल 15 ईयर्स और मोर। और अगर तो सर्जरी अवेलेबल ना हो या सर्जरी ना कर सकें, देन हम रेडियोथेरेपी कराते हैं, जिसमें बेसिकली एक्सटर्नल बीम रेडिएशन करते हैं, या वी प्लेस अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इन द प्रोस्टेट विच इज़ नोन रेडियोएक्टिव सीड इन द प्रोस्टेट विच इज़ नोन एज ब्रैंकीथेरेपी। अगर तो मेटास्टेसाइज कर चुका है प्रोस्टेट का कैंसर, देन उसमें हम एंड्रोजन डेप्रीवेशन एंटी एंड्रोजन थेरेपी में जाते हैं, जिसमें हम सिंथेटिक एनालॉग्स देते हैं। किसके, LHRH के, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के एनालॉग्स देते हैं। क्योंकि उनका फंक्शन क्या होता है, हमें पता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन यही होता है कि वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कराते हैं लेडिक सेल्स के थ्रू। तो जब हम इसके एनालॉग्स देंगे उससे हम क्या करते हैं, पिट्यूटरी को बेसिकली डिसेंसिटाइज करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा से ज़्यादा ना बन सके। एंड हम क्या क्या करा सकते हैं, हम ऑर्टिक्टमी भी करा सकते हैं जब मेटास्टेटिक कार्सिनोमा हो जाए। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू प्रोस्टेट एडिनोकार्सिनोमा। होप इसी समझ में आ गया। बस इसका ग्लीसन ग्रेडिंग ही था जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी जीन्स का पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी जीन्स हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं।
दैट वाज ऑल रिलेटेड टू प्रोस्टेट कार्सिनोमा। आई होप एक लीजन ग्रेडिंग का जो सिस्टम हो इसी समझ में आ गया हो, एंड यू शुड नो द डिफरेंस हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेसिया एंड द मेन प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा। सो थैंक यू।